हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का तीसरा चैप्टर संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं। उसमें सीधे डायरेक्ट मैं सबसे पहले आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा 46 क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन को समझ लेने के बाद प्रस्तावना चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एक क्वेश्चन को ही समझना परम आवश्यक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग, इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता की बात कर यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यानी कि पूरे संविधान को शक्ति किससे प्राप्त होती है, तो हम भारत के लोग से। आगे क्या है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसको, भारत को, क्या, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया कि भारत के चाहे वो आंतरिक मामले हो या फिर बाह्य मामले हो, आंतरिक मामले में चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, ये सारे मामले पे ये निर्णय भारत स्वयं ले सकता है। या फिर बाह्य मामले में किस देश को मित्र बनाना है, किसे शत्रु बनाना है, किसके साथ संधि करनी है, तो ये सारे निर्णय भारत स्वयं ले सकता है, क्योंकि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा वर्ड समाजवादी। समाजवाद लक्ष्य रखा गया था आपका कांग्रेस के अधिवेशन 1936 में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन में जो है, लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो है समाजवाद जो है लक्ष्य रखा गया था। समाजवाद का मतलब है हर एक आयाम से समानता लाना, ठीक है। समाज के लोगों में हर एक आयाम से समानता लाना। जो गरीब हैं उनसे टैक्स नहीं लेना, जो उससे थोड़ा ज़्यादा अमीर हैं उससे 5% टैक्स लेना, फिर बढ़ाते बढ़ाते जो है बाद के जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनसे 40-45% तक टैक्स लेना, फिर वो जो ज़्यादा पैसे अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेके उसको गरीब में तमाम कल्याणकारी रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से उसको वितरित करना। तो ये समाजवाद के तहत ही आता है। पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, किसी एक धर्म को भारत नहीं मानता, ठीक है। भारत का अपना कोई जो है धर्म नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो लोकतांत्रिक यानी कि यहाँ पे क्या है कि जनता का शासन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है चुनाव होते हैं, ठीक है। चुनाव के द्वारा जो है आपका जो है प्रतिनिधि सेलेक्ट करके जाते हैं, तो लोगों का तंत्र है। लोकतांत्रिक यानी लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है यहाँ पे। गणराज्य का मतलब ये हो, गणराज्य का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, यहाँ के प्रतिनिधि का चुनाव होता है, ठीक है। राज्य प्रमुख जो है आपके राष्ट्रपति, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। जबकि बाहर अगर आप इंग्लैंड में देखें, जापान में देखें, यहाँ पे क्या है, राजा रानी डायरेक्ट जो है अपना वंशानुगत चला रहा है। तो वहाँ पे लोकतंत्र तो वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे लोकतांत्रिक राजतंत्र है, ठीक है। गणराज्य नहीं होगा वहाँ पे। गणराज्य में जो है औपचारिक प्रधान का क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन न्याय की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है, ये वक्तव्य जो है आपका रूस से लिया गया है, ठीक है। ये तीन शब्द जो है यहाँ पे रूस से लिया गया है। वैसे पूरे अगर प्रस्तावना की बात करें तो पूरे प्रस्तावना जो है यूएसए से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये आपका रूस से लिया गया है। वही बात करते हैं यहाँ पे, यानी तीन प्रकार की न्याय की बात कर लिया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति दूसरा, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर दिया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समता, एक प्रतिष्ठा में समता, दूसरा अवसर में समता, यानी सबको जो है नौकरी मिले, सबकी जो है सबको जो है प्रतिष्ठा मिले, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। तो यहाँ पे एक्स का मतलब तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 शब्द, एक हो जाएगा बंधुता के आदर्श, जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ठीक है, समता बंधुता, समता बंधुता स्वतंत्रता, ये 3 शब्द, स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता बंधुता, ठीक है, स्वतंत्रता बंधुता और समता, ये 3 शब्द जो है आपके फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से ये लिया गया है, यानी फ्रांस से लिया गया है। और ये 3 शब्द अगर बात कर लें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये आपका रूस से लिया गया है। पूरी की पूरी जो है आपकी प्रस्तावना, ये यूएसए से ली गई है, यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस प्रकार आप इसको खंडित करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है, वो हुआ है 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो एक बार संशोधन किया गया था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पहले सिर्फ एकता था, एकता के जगह पे अब एकता और अखंडता, यानी अखंडता शब्द जोड़ा गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, मात्र 3 शब्द जोड़े गए हैं। तीसरी पॉइंट वाली बात, इसमें अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या किस केस के 2-3 केस हुए थे, इस पे नहीं हुए थे, मतलब कि इससे रिलेटेड केसेस हैं, जिसमें ये पता करना था कि क्या इसको संविधान का अंग माना जाए या संविधान का अंग नहीं माना जाए, क्या इसमें संशोधन संभव है या संशोधन संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक इसको अंग नहीं माना जाएगा तब तक इसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन जब मान लिया जाएगा कि ये संविधान का अंग है, यानी कि तब इसमें संशोधन होना लाजमी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन संशोधन तो होगा, लेकिन इसके जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अब इस जो चीज़ अभी मैं बोला उसके बारे में अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले केस होता है बेरूबारी संघ मामले 1960। बेरूबारी संघ मामला जो है 1960 आता है। इसमें बोलता है कोर्ट कि ये जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अगर जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि 1960 के बेरूबारी केस के तहत क्या बोला जाएगा कि इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे के दिनों में आएगा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले 1964 में बोला जाएगा कि जो कुछ भी निर्णय पहले बेरूबारी संघ मामले में दिए गए थे, ठीक है, कि अंग न होने के, इस विषय पे उच्चतम न्यायालय को एक बार और विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है। बस 1964 में सिर्फ ध्यान आकर्षित करने का काम किया गया। वही 1967 में गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि देखिए प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है, ठीक है, ये लेकिन साथ में कहा गया कि ये अपरिवर्तनीय है, ठीक है, अपरिवर्तनीय है, यानी कि इसका जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये संविधान की मूल आत्मा है। फिर बात करते हैं 1973, ये इम्पोर्टेंट है, यानी ये दोनों 1964 और 1967, इसमें भी अभी तक परिवर्तन करने की कोई बात नहीं कही गई, ठीक है। हालांकि 1967 में मूल आत्मा मान लिया गया प्रस्तावना को संविधान का, लेकिन 1963 में कहा गया कि ये जो है जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है। अब जैसे ही संविधान का अंग माना गया 1973 में, वैसे ही फिर दूसरा निर्णय यही 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि यानी कि अब जो है प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ठीक है। अब जब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन एक शब्द लगा लिया लेकिन, और ये शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा पूरे पॉलिटी में, हर जगह जितने भी लूप होल्स हैं, ठीक है, वो सब के सब यही बट की वजह से, यानी कि जो है आपके लेकिन की वजह से है। तो लेकिन लगा दिया गया कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तित, मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। अब ये मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचे को आज तक उच्चतम न्यायालय ने एक्सप्लेन नहीं किया। वो बोला वो समय समय पे जैसे कोई संसद बिल पास करती है तो वो मूल ढांचा में आएगा कि नहीं आएगा, ये निर्णय हमेशा उच्चतम न्यायालय अपने जो है अपने क्षेत्राधिकार में अपने अनुसार करते रहता है, ठीक है।
तो हमेशा इसका मूल ढांचे का अभी तक एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसने नहीं किया है कि यही है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ऐसा कुछ नहीं किया है। वक्त के अनुसार जैसे जैसे इसके पास बिल आते हैं, कोई भी जो जिसको इसको जो है निरीक्षण करना पड़ता है, तो निरीक्षण करते समय ये बताता है कि ये मूल ढांचे को परिवर्तन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसी के बेस पे ये बिल को क्या करता है, या तो रद्द कर देता है या बोलता है कि ये जो है ठीक है, दोनों चीज़ में ये चीज़ निर्णय लेता है। आगे देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का आख्या प्रदान की गई है? तो ये जाहिर सी बात है प्रस्तावना इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो इन लोगों ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। भारत के में जनप्रिय संप्रभुता है, ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है चुनाव होता है, जो औपचारिक प्रधान होता है उसका, यानी कह सकते हैं कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए जो है निर्वाचित होता है। भारत है एक, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? कि राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये किसी एक खास धर्म को स्वीकार नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो हैं, भारतीय राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, गणतंत्र किसे कहते हैं? जहां राज्य का अध्यक्ष क्या होता है? वंशानुगत रूप से न हो, ठीक है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे यहाँ, डायरेक्ट जो है वंशानुगत नहीं चलता है, इसका मतलब ये हुआ। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में जो है किया गया है? तो जाहिर सी बात है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द क्या था? अखंडता, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक जो है एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या फिर प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है, शब्द अलग अलग है। यहाँ पे क्या है? लोकतांत्रिक है या फिर प्रजातांत्रिक कहिए, लोक या फिर प्रजा, बात एक ही है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष कहिए या धर्मनिरपेक्ष कहिए, बात एक ही है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये है कि वंशानुगत शासन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये भारत में वंशानुगत शासक जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है आपका लोक कल्याण की बात जो है, लोक कल्याण नहीं है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि गणराज्य क्यों? वही बात है, राज्याध्यक्ष का क्या होता है? यहाँ पे चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले यानी क्रम वाइज, सीरियल वाइज से, ठीक है, तो पहले क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ पे लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक या फिर जनवादी जो कह लीजिए। आगे देखते हैं, भारत संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? तो सेकुलर मतलब वही पंथ निरपेक्ष की बात कर रहा है, यानी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की क्या है? स्वतंत्रता। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी क्या हुआ आपका? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो कह लीजिए। शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। 44वें नहीं 42वें में जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में था, बिल्कुल नहीं था। तो 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग का अर्थ ये निकलता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भारत की जनता द्वारा हुआ है। आगे देखते हैं, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो जाहिर सी बात है 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो हमने देखा अमेरिकी क्रांति से आया ही है, फ्रांसीसी क्रांति से भी आया है, बोल्शेविक क्रांति यानी कि वही रशियन क्रांति, ठीक है।
तो यहाँ से भी यहाँ ही गया, चीन की क्रांति से जो है नहीं है, तो चीन की क्रांति जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को करते समय सीरियल वाइज से देखिएगा कि क्या सीरियल वाइज से है, समाजवादी पहले आएगा, पंथ निरपेक्ष बाद में जाएगा, तो इस तरह से सीरियल वाइज को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न ऐसे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आगे देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा समाजवादी तो जोड़ा गया था, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष जो है नहीं जोड़ा गया था। यहाँ पे भी एकता नहीं जोड़ा गया था, सिर्फ अखंडता जोड़ा गया था। फिर भी अगर इन तीनों में ही एक को छांटना हो तो गुट निरपेक्ष ही छाटेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखेंगे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा उक्त शब्द 1976 में जो है संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कोई भी शब्द अगर इसमें जोड़ा गया है तो वो जो है 1976 में जोड़ा गया है, एक ही बार संशोधन ही हुआ है, वो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो ध्यान रखिएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र नहीं, लोकतांत्रिक गणतंत्र। राजतंत्र तो आपका जो है आपका यूके में है जगह, यानी कि जो है आपका ब्रिटिश और साथ में आपका जापान वगैरह में हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें तीनों प्रकार की जो है सामाजिक, इसमें तीनों हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है ये आपका जनता में निहित है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अछिन्न बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, तो कहाँ किया गया है इसकी, तो ये है प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, किस शब्द में की गई है वो देखते हैं। तो ये देखिए, मूल अधिकार में इसकी व्याख्या की गई है, राज्य के नीति निर्णय सिद्धांतों में किया गया है, मूल कर्तव्य में किया गया है। ठीक है, अब व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा ये आपका 21A में प्रतिष्ठा वगैरह की बात कही गई, 21A के द्वारा जो है प्रतिष्ठा की बात कही गई है, व्यक्ति की गरिमा उसके तहत जो है आपका जो है सुरक्षित रहेगा। आपका जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हमें देखने को मिलेगा। एकता और अखंडता, बंधुता बढ़ाने की बात की जाएगी तो ये सब मूल कर्तव्यों में हम लोग को देखने को मिलेगा। इस प्रकार जो है ये सी आंसर सही हो जाएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये प्रस्तावना में शामिल किया गया है आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा संविधान के लागू होने की तिथि, यानी कि कहीं भी ये जो है प्रस्तावना में आपका 26 जनवरी 1950 है, ऐसा कहीं भी संविधान की प्रस्तावना से हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित करता है, तो भारतीय संविधान जो है उद्घोषित करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, भारत और साथ में है इंडिया, भारत और इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो भारतीय संविधान जो है ये स्वीकृत किया गया है भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है, तो संप्रभुता जो निहित है ये भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं कब, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है कब, तो ये तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को ही,
लागू कब किया गया? अंगीकार, अधिनियमित, अंगीकृत, वही बात है, सेम चीज़, 26 नवंबर 1949। बस इसको लागू किया जाएगा, जो वो किया जाएगा। कब लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। क्योंकि 26 जनवरी इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1937 को आपका जो है पहली बार जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ठीक है। तो इस वजह से जो है 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने की तिथि को जो है निर्धारित किया गया था। किस वर्ष भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना था आपका 1950 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अब तक मात्र एक बार किया गया है, 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन हो ही चुका है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात करती है, राजनीतिक न्याय की बात करती है, विचार की स्वतंत्रता की बात करती है, पूजा की समानता की बात नहीं करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। ये तीनों शब्द कब आए हैं? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। आगे देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ये जो प्रस्तुत किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 और यही प्रस्तावना जो है कब पास किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा मतलब कि इसको अपना लिया गया था। तो जाहिर सी बात है, अंतोदगत उद्देशिका बना, पहला तो सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। इसकी प्रकृति सच में न्याय योग्य नहीं है। आप ये नहीं जाके कोर्ट में कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों की बात हो रही है, आर्थिक न्याय की बात हो रही है। तो अगर यहाँ से अगर रेलवे का जो है रेलवे गवर्नमेंट ने पास कर दिया है लेकिन हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, तो अगर आर्थिक न्याय की बात होती तो आप नहीं छोड़ते। लेकिन हालांकि आर्थिक न्याय नहीं प्रदान किया जाता है, इसीलिए आपसे वो ज़मीन क्या होगा? अधिग्रहण कर लेगा सरकार, कहीं और भेज देगा। तो ये यानी कि आर्थिक न्याय योग्य ये क्या है? नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया सकता है, ये बात गलत है, क्योंकि इसका संशोधन हो सकता है। तो यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चौथा देखते हैं, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है, ये बात यहाँ पे सही है कि ये विशिष्ट प्रावधानों को, जो चीज़ संविधान के अन्य भागों में है उसको ये रद्द नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो कानून अंदर लिखे हुए हैं वो ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल हैं बावजूद प्रस्तावना हमारा एक लक्ष्य है कि यहाँ तक हम पहुँच पाएँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आज हमें ये मिल चुका है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रस्तावना का यह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े जाएंगे आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये आपका संविधान की प्रस्तावना में ही है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय? तो न्याय है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार का न्याय, ठीक है। स्वतंत्रता आपका 5 प्रकार का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता की बात करेंगे तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार का जो है समानता, ठीक है। भ्रातृत्व एवं भ्रातृत्व की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्रकार का, ठीक है, बंधुता एवं भ्रातृत्व की भावना, ठीक है। तो जो है आपका 1 हो जाएगा, तो 3, 5, 2, 1, ठीक है, 3, 5, 2, 1, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो कहाँ से ये जो है शक्ति ग्रहण करता है? तो ये करता है
हम भारत के लोग से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, ठीक है, तो विधिक स्वरूप हो जाएगा यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी कोर्ट जो है इसको लागू नहीं कर सकता है, ठीक है, कोर्ट इसको लागू नहीं कर सकता है। तो आज यहीं पे रखते हैं, यहीं तक। अगला चैप्टर जो है संविधान की विशेषता, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।